नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस चौथे भाग में। अगर आपने पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि आप पूरी कहानी का हिस्सा बन सकें। आज के इस एपिसोड में हम और गहरे में जाएंगे और जानेंगे कि ये शक्तिशाली ताकतें हमारे भविष्य को किस तरह से आकार दे रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। तो चलिए पहले 3 भागों का एक छोटा सा सारांश लेते हैं। पहले भाग में हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उत्पत्ति, इसके सिद्धांत और प्रमुख वैश्विक प्रभावों को जाना। दूसरे भाग में हमने गुप्त संगठनों और उनके प्रभाव पर चर्चा की। तीसरे भाग में हमने जाना कि असल में व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। हमने जाना कि व्यवस्था कहते किसे हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की उत्पत्ति का आधार, सोच, दर्शन, रंग रूप। तो चलिए जानते हैं नई और पुरानी दोनों विश्व व्यवस्थाओं के वर्तमान आधार, प्रतिमान और मापदंड पश्चिम से ही आए हैं। विश्व व्यवस्था के इतिहास में अगर हम अपना विहंगम अवलोकन करें तो इसकी शुरुआत 1492 के पेपल बुल नामक एक काल्पनिक अध्यादेश के साथ होती है, जो उस समय के तत्कालीन यूरोपियन शक्ति स्पेन और पुर्तगाल के विश्व के ऊपर अपने प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध एक सदी से युद्धरत थे। तो उस समय के धर्मगुरु पोप ने दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए उन्हें यह समझाया कि आप दोनों एक ही धर्म के अनुयायी हो, एक ही प्रजाति की प्रजा हो। इसलिए आपस में युद्ध करने की बजाय आप दोनों के बीच में पूरे विश्व को 2 भागों में बांट लो। पूर्व की तरफ पुर्तगाल जाएगा और पश्चिम की तरफ स्पेन जाएगा। इस तरह पूरे विश्व को गॉड, गोल्ड और ग्लोरी के साथ साथ ईसाई धर्म का परचम लहरा सकते हो। साथियों, वैसे तो यह छोटी सी घटना थी या अध्यादेश था, जिसका अर्थ शायद उस समय दोनों प्रतिनिधियों और पोप ने भी नहीं लगाया हो, परंतु इस अध्यादेश ने आने वाले 500 वर्ष तक और अभी के काल तक सारे के सारे विश्व को, मानव और प्रकृति दोनों को तहस नहस कर दिया है। इस दौर ने जितनी हिंसा, विनाश, शोषण, मानव और जीव की हत्या देखी है, उतनी मानव इतिहास में कभी नहीं हुई। प्रकृति हिंसा में तो दुनिया की 70% जीव प्रजातियां सदा के लिए लुप्त हो गई। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, चीन, एशिया की सदियों से प्रवाहमान सैकड़ों छोटी बद्धी सभ्यताएं और संस्कृतियां सदा के लिए खत्म हो गई। उनका नामो निशान मिट गया, क्योंकि इस अध्यादेश ने एक विचार को जन्म दिया कि सारी दुनिया को एक व्यवस्था, समाज, संस्कृति, मानवता और प्रकृति संतुलन की दृष्टि से ना देखकर मात्र एक संपदा के रूप में देखा गया, जिसके ऊपर व्यापार, युद्ध, संधि, षड्यंत्र, ज्ञान, विज्ञान का एक शस्त्र के रूप में साम, दाम, दंड, भेद की नीति के द्वारा अपना प्रभुत्व जमाया। इनका इस्तेमाल चंद देशों के चंद राज परिवारों, व्यापारियों और कुलीन वर्ग के लोगों की अनंत धन, पद, बल और यश की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लूटा खसुटा, उपयोग और शोषण किया, जो पिछले 500 वर्ष से जारी है। इस लूट खसुट और शोषण में वर्तमान काल में 1000 गुना तीव्रता आ गई है। संक्षेप में कहें तो 1492 की पेपल बुल से निकली पश्चिम की विश्व व्यवस्था की सोच, विचार, धारणा, दर्शन, सभ्यता का संक्षिप्त सार यह है कि दुनिया की सारी प्राकृतिक और मानव संपदा को यूरोप की श्वेत प्रजाति के चंद लोगों की भूख और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लूटा, शोषण, नियंत्रण और तहस नहस करा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नई विश्व व्यवस्था, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पश्चिमवाद का संक्षिप्त इतिहास। स्पेन और पुर्तगाल के बाद फ्रांस, जर्मनी और अंत में इंग्लैंड भी इसी राह पर चल पड़े। यूरोप की श्वेत प्रजाति की भौतिक धन, पद, बल, यश की अनंत भूख को पूरा करने के लिए सारी दुनिया के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानव और जीव सृष्टि का शोषण, नियंत्रण, बर्बादी करने के लिए यूरोप के श्वेत प्रजाति वाले यह देश कभी अकेले और कभी समूह में एक दूसरे साथ और कभी एक दूसरे के विरुद्ध सारी दुनिया के कोने कोने में सारी प्राकृतिक और मानवीय संपदा के नियंत्रण और शोषण के लिए का पिछले 500 वर्षों से निरंतर युद्धरत है। 18वीं शताब्दी के अंत तक चंद देशों को छोड़कर, जिसमें जापान और यूरोप के कुछ देश बाकी थे, लगभग सारी दुनिया के 7 महाद्वीपों पर गोरी प्रजा का आधिपत्य हो चुका था। यूरोप के इन गोरे देशों के लोगों ने पूरी दुनिया की प्रकृति और मानवता के ऊपर अपने आधिपत्य को स्थापित करने और स्थायी रखने के लिए जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन का जितना शोषण, बर्बादी और ह्रास किया है, वह हमारी कल्पना से ही बाहर है।
19वीं शताब्दी के बाद जब सारी रंगीन मानवता श्वेत प्रजाति के लोगों की गुलाम हो चुकी थी, तो यह यूरोपियन देश इस लुट पर अपने अपने आधिपत्य सिद्ध करने, इसको बांटने और स्थायी करने के लिए अकेले या समूह में एक दूसरे से लड़े, जिसे हम पहला और दूसरा विश्व युद्ध कहते हैं। वास्तव में यह विश्व युद्ध ना होकर मात्र यूरोप की गोरी प्रजाति के देशों का संपूर्ण मानवता और प्रकृति के साधनों पर आधिपत्य जमाने की निर्णायक लड़ाई थी। बाकी दुनिया की प्रजा तो मात्र इन युद्धों का इनाम, साधन, सैनिक, संपदा और शक्ति का यंत्र और सप्लायर मात्र थी। पिछले 500 वर्षों से जारी इस युद्ध में कभी स्पेन, कभी पुर्तगाल, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी इंग्लैंड अलग अलग भूमियों पर अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब रहे। भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाने के कारण इंग्लैंड पूरी दुनिया के राजा के तौर पर 19वीं शताब्दी के अंत तक स्वीकार कर लिया गया। परंतु अंतिम तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद श्वेत प्रजा के यह सारे देश रूस और अमेरिका के नेतृत्व में दो खेमों, पूंजीवादी लिबरलवाद और साम्यवादी अर्थ, राज और धर्म व्यवस्था के गुटों में बंट गया। लिबरल पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में बंटकर भी श्वेत प्रजा के इन देशों ने बाकी विश्व की प्रकृति और प्रजा पर अपना नियंत्रण और आधिपत्य नव साम्राज्यवाद की नई प्रणालियों के माध्यम से जारी रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु बने रहिए और सूचित रहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहिए हमारे साथ ताकि हम मिलकर दुनिया को